प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग अब फिजिक्स के बारे में कुछ समझेंगे कि फिजिक्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना होती है। ये बात आपको हम बार बार बता रहे हैं, किसी को ये बात मालूम नहीं है कौन क्वेश्चन आएगा। सब लोग गेस करते हैं, उसी गेस क्वेश्चन में हम भी आपको गेस करके दे रहे हैं कि जहाँ जहाँ से आपको तैयारी करना है प्रत्येक टॉपिक से क्वेश्चन छुआ जाएगा, क्योंकि 1 नंबर के प्रश्न ज़्यादा आते हैं और 2 नंबर और 5 नंबर के, तो सभी प्रश्नों को मिला के प्रत्येक टॉपिक को टच किया जाएगा। तो आइए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है सुरेश प्रसाद, मैं एक कोचिंग संचालक हूँ और मैं घर बैठे बच्चे अपना जो तैयारी कर रहे हैं उसमें उनके तैयारी में 4 चांद लाने का कोशिश कर रहा हूँ। इस प्रयास में मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं। फिजिक्स माने भौतिकी शास्त्र। इसमें देखिए बच्चों, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है मोटर और जनरेटर। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अब तक याद कर चुके होंगे। यदि नहीं याद किए होंगे तो निश्चित रूप से याद कर लीजिए। मोटर और जनरेटर हर साल पूछा जाता है। हो सकता है किसी शिफ्ट में नहीं पूछा जाए, पर पूछा तो हर साल जाता है। इसका प्रश्न क्या आएगा? मोटर का सचित्र वर्णन करें, मैंने उसका चित्र बनाकर उसका वर्णन करें। जनरेटर का सचित्र वर्णन करें। ठीक है बच्चों, तो फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह है मोटर और जनरेटर। आइए, इसका दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दृष्टि दोष। आप दृष्टि दोष याद कर लिए होंगे, हम उम्मीद करते हैं। दृष्टि दोष का मतलब, दृष्टि दोष का परिभाषा, उसका प्रकार, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूरदृष्टिता, कौन लेंस कहाँ प्रयोग होता है, यह सब याद कर लीजिएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इस फिजिक्स का ओम का नियम। ओम का नियम आपको पाठ 12 में है। पाठ 12 में ओम का नियम है। टॉपिक नंबर 4, टॉपिक 4 में ओम का नियम आता है बच्चों। तो आप ओम का नियम समझ लीजिएगा बढ़िया से, कि उसको याद कर लीजिएगा। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम सिद्ध करें, क्या उसमें अचर रहता है, ये सब आपसे पूछता है। तो ओम का नियम का सूत्र, ये सारा कुछ आप याद कर लीजिएगा। ओम का नियम, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर साल रिपीट हो रहे हैं, हर साल आते हैं। इसके अलावा प्रत्येक टॉपिक को टच किया जाएगा। ये बात आपको बार बार बोल रहे हैं, कोई टॉपिक छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए आप भी अपने प्रत्येक टॉपिक की तैयारी करेंगे, कोई टॉपिक छोड़ेंगे नहीं। आइए अब पेज, मैंने अब फिजिक्स के एक एक पेज को पलट करके और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है उन संभावनाओं को आपको हम स्पष्ट करते हैं। सबसे पहला फिजिक्स का पाठ है पाठ 10, प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है बच्चों, तो परावर्तन और अपवर्तन तो आप जानते हैं। इसमें आपसे एक नंबर वाले प्रश्न, 2 नंबर वाले प्रश्न में परिभाषा पूछ देता है। जैसे फोकस बिंदु क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये सब आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद अपसारी लेंस, अपसारी दर्पण, अभिसारी दर्पण, अपसारी लेंस, अभिसारी लेंस, यह सब पूछता है। कई बार आपसे 2 नंबर में कहा देता है कि चित्र बना करके, यदि बिंब जो है वह F पर है तो चित्र बना करके उसको दर्शाइए। तो आपको चित्र बना करके दर्शाना होता है, यह आपको समझ लेना है। चिन्ह परिपाटी में प्लस माइनस पूछता है कि बिंब जो है, बिंब का जो बिंब दूरी निगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है, माने धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है बिंब दूरी। फोकस दूरी जो है वह धनात्मक होता है कि ऋणात्मक होता है। इस पर 1 नंबर के प्रश्न आते हैं, इसलिए इन प्रश्नों को आप समझ लीजिएगा। इसके बाद आता है वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, कि आवर्धन जो होता है वह ऋणात्मक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा कि आभासी होगा। यह सब आपको लिखाया जा चुका है, आप इसको अपना ध्यान से समझ लीजिएगा। अब आते हैं प्रकाश के अपवर्तन में। प्रकाश के अपवर्तन में स्नेल का नियम आपको याद होगा। स्नेल का नियम अपवर्तन में क्या होता है बच्चों, जैसे विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाता है, सघन से विरल में जाता है अभिलंब से दूर हट जाता है। यह आपको यह सब याद रखना है। चलिए अपवर्तनांक में, अपवर्तनांक पर एक क्वेश्चन जरूर रहेगा, चाहे वो 1 नंबर का रहे चाहे 2 नंबर का रहेगा, तो अपवर्तनांक का परिभाषा पूछेगा। 1 नंबर का रहेगा तो अपवर्तनांक के बारे में कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। सीधा क्वेश्चन तो पूछता नहीं है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेगा, या आप अपना तैयार करके रेडी रखिएगा। लेंस में अपवर्तन, लेंस में फिर वही चिन्ह परिपाटी के बारे में ज़्यादा पूछता है या परिभाषा पूछ सकता है। ठीक है ना बच्चों, परिभाषा का मतलब जैसे फोकस दूरी हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, यह सब हो गया। आपको लेंस में फिर आता है कि बिंब की स्थिति जब यहाँ पर है तो उसका प्रतिबिंब का वर्णन करें। यह सब आप याद कर लीजिएगा।
उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, उसका लेंस का प्रयोग, लेंस का उपयोग क्या है, दर्पण का उपयोग क्या है, यह सब आपको पूछता है। चलिए अब हम लोग आते हैं नेत्र वाले पाठ में। नेत्र वाले पाठ में आपको कार्य पूछ देता है, जिस परितारिका का क्या कार्य है। चाहे प्रकाश जो है नेत्र में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कहाँ टकराता है, प्रकाश का नेत्र के अंदर जो प्रतिबिंब है वह कहाँ बनता है, ठीक है। तो यह सब बात आप याद रखिएगा। इसके बाद वो जो होता है कि हम लोग अंधकार से प्रकाश में जाते हैं तो परितारिका का क्या कार्य है, पुतली का क्या कार्य है, यह सब होता है। जब प्रकाश से अंधकार में आते हैं तो परितारिका पुतली क्या क्या करता है। समंजन क्षमता ये 2 नंबर में पूछता है बच्चों, यह इंपॉर्टेंट है। समंजन क्षमता इस पाठ का, इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दृष्टि दोष में आपको बताएं, दृष्टि दोष बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तो पूरा का पूरा बढ़िया से याद कर ही लीजिएगा। टॉपिक नंबर 3 में प्रिज्म है। प्रिज्म से क्वेश्चन पूछने का चांस नहीं, फिर भी प्रिज्म कोण, प्रिज्म कोण, विचलन कोण, विचलन कोण इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का। विचलन कोण, विचलन कोण क्या होता है, आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाली कोण को विचलन कोण कहा जाता है। आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच बनने वाले कोण को विचलन कोण कहा जाता है, यह याद रखिएगा। अब उसके बाद आता है विक्षेपण, प्रकाश का विक्षेपण। तो 7 रंग जो होते हैं, 7 रंग पर क्वेश्चन पूछ सकता है। सब प्रकाश के जो 7 रंग हैं, इस पर 7 रंगों में उसको कौन बांटता है, तो प्रिज्म बांट देता है। प्राकृतिक वर्णपट, वर्णपट माने स्पेक्ट्रम, प्राकृतिक कौन है, तो इंद्रधनुष है। यह सब आपको वायुमंडलीय अपवर्तन पर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सूर्योदय जो है वह सूर्योदय विलंबित, अग्रिम सूर्यास्त, विलंबित सूर्योदय, चाहे विलंबित सूर्यास्त, अग्रिम सूर्योदय, ऐसा होता है ना। तारों का टिमटिमाना, ये सब की कैसी किस घटना पर आधारित है, तो सब वायुमंडलीय अपवर्तन पर आधारित है। प्रकाश का प्रकीर्णन, अब आता है टॉपिक प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन में वो खतरे का निशान लाल रंग का क्यों होता है, समझ रहे हैं ना। छोटे छोटे कण किसका प्रकीर्णन करते हैं, यह सब आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आते हैं विद्युत पाठ पर। विद्युत पाठ में आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ओम का नियम होता है, यह याद रखिएगा। और 1 नंबर के प्रश्न में विद्युत और विभवांतर माने विद्युत धारा और विभवांतर से संबंधित 1 नंबर का आंकिक प्रश्न पूछ सकता है। आंकिक प्रश्न का मतलब हल करने वाला प्रश्न आपसे पूछेगा। इसके बाद ये जो चित्र आता है, जो टॉपिक 3 में चित्र दिया हुआ है, तो इस चित्र बना करके आपसे उसके बारे में भी कुछ पूछ सकते हैं। ओम के नियम को तो एक निश्चित रूप से आप रट ही लीजिएगा, क्योंकि अच्छा अब आते हैं प्रतिरोधकों का निकाय, मैंने 2-3 प्रतिरोधक एक साथ जोड़ के आपको आता है इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालिए। समांतर श्रेणी में प्रतिरोधक जोड़ेगा, समांतर श्रेणी में जोड़ेगा माने पार्श्व क्रम में जोड़ेगा, उसके बाद समांतर क्रम में जोड़ देगा, श्रेणी क्रम में जोड़ देगा, और आपको बुखाएगा कि इसका समतुल्य प्रतिरोध बताइए। तो यह बताने की योग्यता आपको अपने अंदर डेवलप कर लेनी है। चलिए अगला टॉपिक में हम लोग आते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है ना बच्चों। इसके बाद विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति पर क्वेश्चन पूछ सकता है वाट पर, कि आपके घर में एक बल्ब है, इतना वाट का है, इतना घंटा रोज चलता है, तो वह कितना यूनिट बिजली खर्चा कर रहा है। तो इससे संबंधित आपको प्रश्न हल कराया गया है, यह आप देखिएगा, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम लोग चुंबक वाले पाठ पर। चुंबक वाले पाठ में जो है यह प्रतिकर्षण आकर्षण, सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण, विजातीय ध्रुवों में आकर्षण, यह याद रखिएगा। पृथ्वी एक बड़ा चुंबक है, इसलिए उत्तर दक्षिण दिशा में चुंबक रुकता है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो जो बल लगता है चुंबक पर, विद्युत धारा के माने विद्युत धारा चुंबक के अंदर कोई विद्युतवाही तार को ले जाने पर बल लगता है, तो विद्युत धारा की दिशा बदल दी जाए तो बल की दिशा भी बदल जाती है, यह याद रखना है। इसके बाद आपको जो मैक्सवेल का अंगुष्ठ नियम पर जो विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा के द्वारा जो बनने वाला चुंबकीय क्षेत्र का रेखा जो है उसकी दिशा के बारे में आपको बताता है, तो यह याद रखना है। इस पर एगो क्वेश्चन पूछता है, किस पर दक्षिण हस्त माने दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम और फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम, इस पर क्वेश्चन पूछता है कि जनरेटर में किस नियम का प्रयोग किया जाता है, मोटर में किस नियम का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमको चुंबकीय क्षेत्र का दिशा जानना है तो किस नियम का प्रयोग करेंगे। परिनालिका भी आप लोग याद कर लीजिएगा बच्चों, परिनालिका का तो चित्र बना के भी समझ लीजिएगा, परिनालिका का चित्र बना लीजिएगा, उसका वर्णन करने आना चाहिए।
परिनालिका को देता है कि परिनालिका का चित्र बनाकर वर्णन करें। तो यह आप लोग को समझ लेना है। ठीक है बच्चों, इसके बाद 1 नंबर का क्वेश्चन तो सभी टॉपिक से आएगा, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। विद्युत आपको मोटर और जनरेटर याद करने के लिए हम बोल दिए हैं, यह याद कर लीजिएगा। घरेलू परिपथ में आपसे पूछता है फ्यूज का काम, एमसीबी का काम पूछता है, फ्यूज का क्या काम है, अतिभारण, लघुपथन, ये सब याद है ना। हाँ, तो अतिभारण लघुपथन से संबंधित बात आ जाएगा कि फ्यूज का काम क्या है, सुरक्षा युक्ति क्या है, वो जमीन के अंदर जो तार अर्थिंग जो लगाते हैं भूतार, वह क्या है, यह सब के बारे में आपसे प्रश्न पूछेगा। रंग, तार का रंग, घर में जो सप्लाई होता है वो कितना एम्पियर का करंट सप्लाई होता है, यह सब आपको याद रखना है, यह आपसे पूछेगा। अब आइए कुछ 2-3 को पाठ लास्ट में जो बच जाते हैं उनका भी इसी वीडियो में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ऊर्जा के स्रोत, तो ऊर्जा के स्रोत में सबसे इंपॉर्टेंट सौर ऊर्जा है। सबसे इंपॉर्टेंट ऊर्जा सौर ऊर्जा है क्योंकि सब उससे संचालित होते हैं, परंतु नाभिकीय ऊर्जा जो है वह सौर ऊर्जा से संचालित नहीं होता है, ये आपको दिमाग में याद रखना है। ठीक है बच्चों, जीवाश्मी ईंधन जो जीवों से प्राप्त हुआ ईंधन है, जैसे गोबर गैस जीवाश्मी ईंधन है। जीवाश्मी ईंधन ना, जीवाश्मी ईंधन गोबर गैस नहीं, गोबर गैस तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। जीवाश्मी ईंधन होता है कोयला और पेट्रोलियम। जीवाश्मी ईंधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम। परंपरागत ईंधन कोयला, पेट्रोलियम। गैर परंपरागत ईंधन सौर ऊर्जा, गोबर गैस, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब क्या है, ये सब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यह सब आप लोग को याद रखना है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत आपसे पूछता है। नवीकरणीय माने जिसका नवीकरण किया जा सकता है, नाम के अंदर यह नवीकरणीय, अनवीकरणीय। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत तथा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत जो पहले से ऊर्जा हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसके विकल्प में जिन ऊर्जा का इस्तेमाल करने के लिए आजकल प्रयास किया जा रहा है, जैसे विद्युत ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, तो ये सब वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं। यह सब बच्चों आपको याद रखना है। नाभिकीय ऊर्जा पर एक प्रश्न रहेगा, निश्चित रूप से रहेगा। नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, आपको बताए थे संलयन में 2 नाभिक जुड़ जाते हैं, विखंडन में 2 नाभिक टूट जाते हैं। तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन का उदाहरण है। सौर ऊर्जा जो है वह नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। चाहे हाइड्रोजन बम जो है नाभिकीय संलयन का उदाहरण है। अब ये पाठ 15 में आता है हमारा पर्यावरण। हमारा पर्यावरण यह बायोलॉजी का पाठ है, चूँकि इसमें प्रश्न पूछता है। इससे प्रश्न आहार श्रृंखला, आहार श्रृंखला पर आपको बताए थे 10% का आदान प्रदान। उपभोक्ता, उत्पादक, उपभोक्ता, यह आपको बताए थे। आहार श्रृंखला आपको समझना है कि कौन किसको खाता है। आहार जाल इसमें आपको बताए थे। जैसे जैसे आहार श्रृंखला में जैसे जैसे स्तर बढ़ता जाता है वैसे वैसे जीवों की संख्या घटती जाती है। ये सब बात आपको याद रखना है। फिर ओजोन परत पर क्वेश्चन निश्चित रूप से रहेगा। ओजोन का उसका सूत्र O3 होता है, ओजोन का अणु सूत्र। यह ऊपर पाया जाता है, यह पराबैंगनी प्रकाश को रोक देता है। ओजोन को नुकसान कौन पहुंचाता है? CFC पहुंचाता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन को नुकसान पहुंचा रहा है। वह कहाँ निकलता है? तो AC में से निकलता है और फ्रिज में से निकलता है। ओजोन के बारे में इतना आप लोग दिमाग में रखिएगा। कचरा प्रबंधन, तो कचरा को हम लोग क्या करेंगे? जमीन के अंदर गड्ढा खोद के उसमें डाल देंगे, उसको फिर हम लोग माटी उसके ऊपर डाल देंगे। जब वो नीचे सड़ जाएगा तो उसको फिर हम लोग ले जा करके खेत में प्रयोग करते हैं। इस तरह से कचरा प्रबंधन के बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं। अब ये प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पाठ 16, यह केमिस्ट्री है। इसमें आपको याद होगा बच्चों, जो जल का मानक क्या है? कॉलीफॉर्म। कॉलीफॉर्म जीवाणु जो है वह जल प्रदूषण का मानक यूनिट है। कॉलीफॉर्म जिस जल में ज़्यादा होता है उसको उतना ज़्यादा प्रदूषित जल। कॉलीफॉर्म कहाँ होता है? तो जीवों के आंत में, मानव के आंत में होता है, सुअर के आंत में होता है कॉलीफॉर्म। ठीक है ना। प्रत्येक टॉपिक को कवर करना है, परंतु इंपॉर्टेंट बात आपको हम कुछ बता रहे हैं जी। हमें संसाधनों का प्रबंधन की क्यों आवश्यकता है? वन एवं वन्य जीव, इसमें आपको याद करना है कि अभयारण्य, यह सब कहाँ रहते हैं, अभयारण्य कौन, अभयारण्य कहाँ है, ये सब आपको दिया है किताब में, चाहे टॉपिक में आपको दिया होगा, याद कर लीजिएगा। चिपको आंदोलन से संबंधित एक क्वेश्चन रहेगा। चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई, इस पर आप लोग बहुत समझ चुके हैं। जल प्रबंधन में आपका क्वेश्चन रहेगा वो बांध से। बांध का मतलब कि हिमाचल प्रदेश में जो बांध बनाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जो जल संग्रहण किया जाता है हिमाचल प्रदेश में क्या कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में क्या कहा जाता है? जैसे कूलह, हिमाचल प्रदेश में जो जल संग्रहण होता है उसको कूलह कहा जाता है।
ठीक है ना। बिहार में जो होता है उसको आहर कहा जाता है। इस तरह आप किताब उठा के देखिएगा, इस पर 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों कि जल संग्रहण जो होता है तो किस राज्य में उसको किस नाम से जाना जाता है। तो हम उम्मीद करेंगे बच्चों कि इस तरह से आप लोग अपनी तैयारी बढ़िया से करिए, और माँ सरस्वती से प्रार्थना करते हैं कि आपका नंबर बहुत बढ़िया आए और आप बोर्ड में आप बहुत बढ़िया नंबर उठाएं, आप बोर्ड में टॉप करें, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। आइए, आप लोग हमारा वीडियो बहुत प्रेम पूर्वक देख रहे हैं, इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।